मामा की बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मेरा पूरा संसार एक पल में बिखर गया था। उन्होंने कहा, प्रिया, तुम्हारे पति का एक गुप्त जीवन है। मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा था। राहुल, मेरा राहुल, जिसने मुझे हमेशा बेपनाह मोहब्बत दी, जिस पर मैंने आंखें मूंद कर भरोसा किया, क्या उसका कोई राज हो सकता है? मेरी आत्मा कांप उठी और मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये बात मेरे दिल पर किसी वज्रपात से कम नहीं थी और इसने मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं दीपिका स्टोरी। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो प्यार, भरोसे और एक गहरे रहस्य से भरी है। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि हेडफोन लगा लें और आंखें बंद करके सुनें। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दिल्ली की चकाचौंध भरी दुनिया में जहाँ सपने बनते और टूटते हैं, वहीं एक खूबसूरत प्रेम कहानी पनपी थी, प्रिया और राहुल की। हमारी मुलाकात एक आर्ट गैलरी में हुई थी। मैं, प्रिया, एक स्वतंत्र लेखिका थी और राहुल एक उभरता हुआ आर्किटेक्ट। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी मुस्कान में दुनिया भर की सच्चाई। पहली नजर में ही हम एक दूसरे की ओर खिंचे चले गए थे। कुछ मुलाकातों के बाद हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। राहुल ने मुझे सिखाया था कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे इशारों में भी होता है। उसके साथ हर पल एक कविता जैसा लगता था। चांदनी रातें, दिल्ली की सर्द हवाएं, गरम कॉफी के कप और एक दूसरे के हाथों में हाथ, ये सब हमारी प्रेम कहानी के यादगार पन्ने थे। 2 साल के अटूट प्रेम के बाद हमने शादी करने का फैसला किया। हमारे परिवार भी इस रिश्ते से बेहद खुश थे। शादी एक भव्य समारोह में हुई, जिसमें दिल्ली और मुंबई के हमारे सारे रिश्तेदार और दोस्त शामिल हुए। मैंने उस दिन एक लाल रंग का लहंगा पहना था और राहुल ने सुनहरी शेरवानी। मुझे आज भी याद है, जब उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा था तो उसकी आंखों में मेरे लिए बेशुमार प्यार और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा था। शादी के बाद हमारी जिंदगी किसी खूबसूरत सपने से कम नहीं थी। हमने दिल्ली के एक पॉश इलाके में अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया था। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हम हर पल साथ बिताते। राहुल अपने काम में बहुत व्यस्त रहता था, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए समय निकाल लेता था। कभी मुझे सरप्राइज डिनर पर ले जाता तो कभी मेरी पसंदीदा किताबें ला कर देता। मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। राहुल मेरा पति ही नहीं, मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी था, मेरा हमराज, मेरा सहारा। हमारी जिंदगी में कोई तीसरा नहीं था, ना ही कोई राज। कम से कम मैं तो यही मानती थी। हमारी शादी को 3 साल हो चुके थे और हमारा प्यार दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। इस दौरान मेरे मामा जी, जो कोलकाता में रहते थे, कुछ दिनों के लिए दिल्ली आए। मामा जी बहुत प्यारे और थोड़े पुराने ख्यालों के इंसान थे। वे हमें बहुत प्यार करते थे और हमेशा हमारा भला चाहते थे। उनके आने से घर में रौनक बढ़ गई थी। राहुल भी मामा जी का बहुत सम्मान करता था, लेकिन उनकी उपस्थिति ने मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान ला दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मामा जी लगभग 1 हफ्ते से हमारे साथ थे। धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मामा जी राहुल को थोड़ा अजीब नजरों से देख रहे हैं। कभी वे राहुल के देर रात के फोन कॉल्स पर ध्यान देते, तो कभी उसके अचानक शहर से बाहर जाने पर सवाल उठाते। राहुल एक आर्किटेक्ट था, तो उसका काम अक्सर साइट पर होता था और कभी कभी उसे अलग अलग शहरों में भी जाना पड़ता था। ये सब मेरे लिए सामान्य था, लेकिन मामा जी के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक शाम जब राहुल ऑफिस से घर लौट चुका था और मैं किचन में रात के खाने की तैयारी कर रही थी, मामा जी मेरे पास आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उनकी आवाज में इतनी गंभीरता थी कि मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उनके साथ लिविंग रूम में आ गई। उन्होंने मुझे सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद मेरे सामने आकर बैठ गए। प्रिया, उन्होंने सांस लेते हुए कहा, मैं यहाँ कुछ दिनों से हूँ और मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मुझे परेशान कर रहा है। क्या हुआ मामा जी, सब ठीक तो है? मैंने पूछा। मेरे मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। उन्होंने गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखकर बोले, तुम्हारे पति का एक गुप्त जीवन है।
उनके ये शब्द मेरे कानों में किसी बम फटने की आवाज की तरह गूंजे। मेरा पूरा शरीर सुन पड़ गया। मामा जी, आप क्या कह रहे हैं? मैंने लड़खड़ाती आवाज में पूछा। मैं सच कह रहा हूँ बेटी, मैंने देखा है उसे। देर रात तक फोन पर बातें करता है, किसी से छुप छुप कर मिलता है। उसकी बैंक स्टेटमेंट भी मैंने धोखे से देखी है। बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस हैं जिनका कोई हिसाब नहीं। मामा जी ने अपनी बात जारी रखी। वो अक्सर कहता है कि साइट पर जा रहा है, पर उसके जाने की जगह कुछ और होती है। मैंने उसे एक बार खुद फॉलो किया था। वो एक पुरानी टूटी फूटी इमारत में गया था जहाँ कोई काम चल नहीं रहा था। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। राहुल ऐसा नहीं कर सकता, मैंने चीखते हुए कहा। राहुल मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। हम एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते हैं। भरोसा करना अच्छी बात है प्रिया, लेकिन आंखें मूंद लेना नहीं, मामा जी ने कहा। ये सिर्फ मेरी चिंता नहीं है। एक बार खुद ध्यान से देखो, तुम्हें भी कुछ न कुछ अजीब जरूर लगेगा। मामा जी की बातें मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थीं। मैं रात भर सो नहीं पाई। राहुल मेरे बगल में सो रहा था, बेखबर। मैं उसे देखती रही, उसकी शांत आंखों को, उसके मासूम चेहरे को। क्या ये चेहरा कोई राज छुपा सकता है? मेरे मन में अपने आप से सवाल उठ रहे थे। सुबह होते होते मामा जी की कही बातें मेरे जहन में घर कर चुकी थीं। मैंने तय किया कि मैं राहुल पर नजर रखूंगी। अगले कुछ दिनों तक मैंने राहुल की हर गतिविधि पर बारीक नजर रखी। पहले तो मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। वो रोजाना की तरह ऑफिस जाता, समय पर लौटता और मेरे साथ प्यार से पेश आता। लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ छोटी छोटी बातें खटकने लगीं। उसका फोन हमेशा लॉक रहता था और वो उसे मुझसे दूर रखता था। रात में जब वो फोन पर बात करता तो आवाज धीमी कर लेता और कमरे से बाहर निकल जाता। मैंने एक बार पूछा भी कि किससे बात कर रहे हो इतनी देर तक, तो उसने टाल दिया। बस ऑफिस का काम था प्रिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकावट रहती थी और कभी कभी उसकी आंखें उदास और परेशान लगती थीं। एक दिन राहुल ने कहा कि उसे बैंगलोर जाना है एक नए प्रोजेक्ट के लिए। वो 2 दिन बाद लौटता। मैंने उसके बैग में देखा तो मुझे कुछ बच्चों के कपड़े और खिलौने मिले। मैंने पूछा, ये किसके लिए है राहुल? उसने कहा, एक दोस्त का बेटा है, उसके लिए ले जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि राहुल का कोई दोस्त बैंगलोर में नहीं रहता था जिसकी कोई छोटी बच्चा हो। लेकिन मैंने फिर भी उस पर विश्वास किया। मामा जी की बातें और ये छोटी छोटी बातें मेरे मन में एक शक का बीज बो चुकी थी और वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। मेरा दिल राहुल पर शक करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरा दिमाग मुझे सबूत ढूंढने पर मजबूर कर रहा था। मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी और मेरा खाना पीना भी छूट गया था। मैं हर पल बेचैन रहती थी। एक शाम राहुल अपनी कार की चाबी टेबल पर भूल गया था और ऑफिस चला गया। मैंने देखा कि उसकी कार की चाबी के साथ एक छोटा सा डायरी जैसा कुछ लगा हुआ था। उत्सुकतावश मैंने उसे खोला। वो एक छोटी सी नोटबुक थी जिसमें कुछ पते और फोन नंबर लिखे थे और कुछ तारीखें भी। मैंने एक पते को ध्यान से देखा। वो दिल्ली के एक पुराने और पिछड़े इलाके का था जहां राहुल का कोई काम नहीं हो सकता था। मैंने उस पते को अपने फोन में नोट कर लिया। अगले दिन जब राहुल ऑफिस चला गया, मैंने अपनी गाड़ी निकाली और उस पते की ओर चल पड़ी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं डर रही थी कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन सच्चाई जानने की इच्छा मेरे डर से ज्यादा थी। उस इलाके में पहुंचकर मैंने देखा कि वो एक बहुत ही पुरानी और टूटी फूटी बिल्डिंग थी, जैसा मामा जी ने बताया था। मैं धीरे धीरे गाड़ी से उतरी और उस बिल्डिंग के अंदर झांकने की कोशिश की। बाहर से तो वो वीरान लगती थी, लेकिन अंदर से कुछ आवाजें आ रही थीं। मैंने हिम्मत करके गेट खोला और अंदर कदम रखा। जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे हिला कर रख दिया। वो कोई वीरान बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा और रंगीन अनाथालय था। बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, कुछ बच्चे पढ़ रहे थे और कुछ पेंटिंग कर रहे थे। वहाँ का माहौल इतना जीवंत था कि मैं एक पल के लिए सब कुछ भूल गई। और फिर मैंने राहुल को देखा। वो बच्चों के बीच बैठा था, उनके साथ खेल रहा था, उन्हें कहानियाँ सुना रहा था। उसके चेहरे पर जो खुशी और सुकून था वो मैंने कभी नहीं देखा था। वो उन्हें हंसा रहा था, उन्हें गले लगा रहा था। एक छोटी सी बच्ची उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई थी।
राहुल उसे इतने प्यार से सहला रहा था जैसे वो उसका अपना बच्चा हो। मेरी आंखें भर आईं। मैंने एक कोने में खड़ी एक महिला से पूछा, ये जगह क्या है? उस महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये आशा की किरण अनाथालय है बहन जी। राहुल सर ने इसे बनवाया है बहन जी। राहुल सर? मैंने हैरान होकर पूछा। हाँ राहुल सर, वे हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। 2 साल पहले ये जगह एक खंडहर थी। इन बच्चों का कोई सहारा नहीं था। राहुल सर ने अपनी मेहनत और पैसे से इस जगह को फिर से खड़ा किया। वे यहाँ के बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। उनकी पढ़ाई, खाने पीने, खेलने कूदने का पूरा इंतजाम करते हैं। और वे अक्सर बाहर के शहरों में जाकर भी फंड इकट्ठा करते हैं ताकि इन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। मेरे कानों को विश्वास नहीं हो रहा था। राहुल का गुप्त जीवन ये था। वो किसी और से प्यार नहीं करता था, बल्कि इन बेसहारा बच्चों से प्यार करता था। उसका राज एक नेक काम था जिसे वो चुपचाप कर रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं बल्कि गर्व और खुशी के आंसू थे। मुझे अपनी सोच पर शर्म आ रही थी कि मैंने उस पर शक किया। मैं वहीं खड़ी थी जब राहुल की नज़र मुझ पर पड़ी। वो मुझे देखकर चौंक गया। उसके चेहरे पर पहले हैरानी, फिर थोड़ी चिंता और फिर अफसोस के भाव आए। वो बच्चों को छोड़कर मेरे पास आया। प्रिया, तुम यहाँ? उसकी आवाज़ में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। मैंने बिना कुछ कहे उसे कसकर गले लगा लिया। मैं रोती जा रही थी, उसके सीने से लिपटकर। मुझे माफ़ कर दो राहुल, मैंने सिसकते हुए कहा। मैंने तुम पर शक किया। मामा जी ने कुछ ऐसा कहा था और मैं मूर्ख थी। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। राहुल ने मुझे अपने से अलग किया, मेरी आंखों में देखा और मेरे आंसू पोंछे। प्रिया, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें ये सब बताना चाहिए था। मैंने पूछा, लेकिन क्यों राहुल? क्यों तुमने ये सब मुझसे छुपाया? क्यों? राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बच्चों की ओर ले गया। देखो प्रिया, ये बच्चे, जब मैं छोटा था तो मेरे माता पिता एक दुर्घटना में चले गए थे। मैं कुछ समय के लिए एक ऐसे ही अनाथालय में रहा था। वहाँ मैंने देखा कि इन बच्चों को प्यार और सहारे की कितनी ज़रूरत होती है। जब मैं बड़ा हुआ और अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो मैंने तय किया कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूँगा। मैंने ये जगह खरीदी, इसे बनवाया और आशा की किरण नाम दिया। लेकिन तुमने मुझसे छुपाया क्यों? मैंने फिर पूछा। मैं नहीं चाहता था कि तुम इसे एक बोझ समझो प्रिया। मैं जानता था कि तुम बहुत भावुक हो और शायद तुम इसे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती। मैं तुम्हें कोई तनाव नहीं देना चाहता था। ये मेरा अपना वादा था, मेरे माता पिता से और उन बच्चों से जिनके साथ मैं पला बढ़ा। मैं इसे अपने दम पर करना चाहता था, बिना किसी की मदद के। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें बताता तो तुम भी इसमें पूरी तरह से शामिल हो जाती और मैं तुम्हें अपने काम में व्यस्त नहीं करना चाहता था। मैं तुम्हें एक खुशहाल और चिंता मुक्त जीवन देना चाहता था। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पिघल गया। राहुल ने जो कुछ किया था वो निस्वार्थ प्रेम और सेवा का प्रतीक था। उसने अपने अतीत के दर्द को दूसरों की मदद करने का जरिया बनाया था। मुझे अपने पति पर इतना गर्व हुआ कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। राहुल, मैंने कहा, ये बोझ नहीं है, ये तुम्हारी महानता है और मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ। मुझे इस बात का दुख है कि तुमने मुझसे ये सब छुपाया, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि तुम ऐसे इंसान हो। मैं तुम्हारे इस नेक काम में तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इन बच्चों के लिए और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उस दिन राहुल का गुप्त जीवन पूरी तरह से खुल गया। ये कोई राज नहीं था, बल्कि एक पवित्र मिशन था। मैंने तुरंत मामा जी को फोन किया और उन्हें पूरी सच्चाई बताई। मामा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने राहुल से माफ़ी मांगी। वे भी राहुल के इस काम से बहुत प्रभावित हुए। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी को एक नई दिशा मिली। मैंने अपनी लेखन कला का उपयोग आशा की किरण अनाथालय के लिए फंड जुटाने और उसकी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए किया। मैंने बच्चों के साथ समय बिताना शुरू किया, उन्हें पढ़ाना, उनके साथ खेलना। राहुल और मैं, अब हम दोनों मिलकर इस अनाथालय को और बेहतर बनाने में जुट गए। हमारा प्यार और भी गहरा हो गया क्योंकि अब हम एक साझा उद्देश्य के साथ काम कर रहे थे। जो शक और गलतफहमी मामा जी की एक बात से शुरू हुई थी, उसने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। सब कुछ साफ हो गया था और ये स्पष्टता हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत मोड़ बन गई। मैंने राहुल को एक नए रूप में देखा,
एक ऐसे रूप में जहां उसका दिल दुनिया के सबसे बड़े खजाने से भी ज्यादा अनमोल था। दोस्तों, ये थी प्रिया और राहुल की कहानी, जहां एक गलत फहमी ने उनके जीवन को एक नई और खूबसूरत दिशा दी। कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने प्रियजनों को पूरी तरह जानते हैं, लेकिन उनके अंदर छिपी अच्छाई और बलिदान की भावना हमें हमेशा हैरान कर सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुन सकें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्यार बांटते रहें। धन्यवाद।